11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा और इसको अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम इन पदों का योग, इन पदों का योग, यहाँ पर आपका सवाल में दिया हुआ है, दिया है इन पदों का योग बराबर 4n-n²। तो इसका प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद का योग कहे या प्रथम पद कहे वो एक ही बात है। जैसे प्रथम पद 2 है तो 2 का योग तो 2 ही होगा प्रथम पद, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रथम पद बोल दिया अर्थात S1, प्रथम पद को हम S1 मतलब कि 1 मतलब कि पहला क्या है, कह रहा है क्या है। तो यहाँ पर इन पदों का योग का मतलब कि Sn = 4n-n²। इसका कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे आपको लिखते जाना है, आगे आपका सभी प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। तो कह रहा है कि तो इसका प्रथम पद ज्ञात करें, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद फर्स्ट टर्म इक्वल टू, तो S1 जब n की जगह 1 लिखेंगे, जब n की जगह 1 लिखेंगे तो जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ हम 1 लिखेंगे, तो 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 1 = 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि अगर 5 पदों का योग अगर आपका 20 है, 5 पदों का योग जो है आपका 20 है, और 2 पदों का योग जो है, 2 पदों का योग जो है 8 है। तो अगर आपसे 2 पदों का योग 8 है, तो इसमें से अगर पूछेगा कि 3 पदों का योग इसमें क्या होगा, आगे के 3 पदों का, अगर इसमें से घटा देंगे तो हमारा 3 पदों का योग आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अब आगे देखिए, कह रहा कि प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, 2 पदों का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 2 पदों का योग अर्थात S2 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन मानिए 2, इसको इक्वेशन मानिए 2। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, 2 पद को जोड़ने पर पहला प्लस दूसरा, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, अगर 4 आ गया, और पहला पद आपका मान लीजिए 3 है, तो पहला पद जो है अगर 2 पदों को योग में से अगर घटा लेंगे तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा। इस पहले पद को 4 में से पहला पद अगर घटा देंगे तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा, ये दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना आ जाएगा, तो 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम आगे इस पर जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात करें, तो हम आगे इसका इसी तरह से हम पद ज्ञात करेंगे। चलिए, तो अब कह रहा है कि दूसरा पद ज्ञात करें, तो दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो S2 - S1, माने कि 2 पदों का योग में से एक पद का योग हटा लीजिए तो आपका दूसरा पद जो है आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 और 3 से दूसरा पद हम निकालेंगे, दूसरा पद बराबर समीकरण 2 और 3 2 और 1 से, ये 2 है और ये 1 से, तो मतलब कि 2 पदों के योग में से अगर प्रथम पद का योग हटा देंगे तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा, पद आ जाएगा। कैसे, जिसे आपका पहला पद 3 था, पहला पद कितना था 3 था, और दूसरा पद क्या आ गया आपका 1 आ गया,
तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों पद का योग कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या पूछ रहा है ये देखिए। ये आगे अब कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरे और 10वें और n पदे ज्ञात करें, nवें पद ज्ञात करें। अब तीसरा पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो तीसरा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले 3 पदों का योग ज्ञात करेंगे, तीसरे पद का योग, और तीसरे पद में से, पद के योग में से दूसरे पद का योग अगर हम घटा देंगे, तीसरे पद के योग में से अगर हम दूसरे पद का योग घटा देंगे तो हमारा तीसरा टर्म मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 3 पदों का योग, मतलब S3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 4 से लिखेंगे। समीकरण 2 और 4 से तीसरा पद बराबर, तीसरा पद मतलब कि अब S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, S3 कितना आया है आपका 3, और S2 कितना है आपका, तो 4 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे S2 जो है कितना है, 4 है, तो 3 में से 4 घटा लीजिए कितना आ जाएगा, -1। तो तीसरा पद आपका कितना आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि पहला पद 3 आया, दूसरा पद 1 आया और तीसरा पद -1 आया। इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, -2 का है, -2 का है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, -2 का है। तो इसका मतलब हमारा सही है, यहाँ पर -2, इसमें तीसरा पद भी हमारा सही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस पद को आपका अगर योग का, अगर यहाँ पर समीकरण दे दिया, nवें पद का योग का यहाँ पर ये इक्वेशन दे दिया, तो जिस टर्म को निकालने के लिए कहेगा, जिस पद को निकालने के लिए कहेगा, उस पद का योग में से उसके पीछे वाले पद के योग को घटा देंगे तो वो हमारा पद आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे कि देखिए यहाँ पर आपको ये थोड़ा समझना है कि 10 पदों का योग जो है, 10 पदों का योग यहाँ पर, 10 पदों का योग मान लीजिए आपका यहाँ पर 40 है, 10 पदों का योग जो है 40 है। तो 10 पदों का योग 40 है, इसका मतलब कि 9 में 10वां पद जोड़ा गया, 9 पदों के योग में 10वां पद जोड़ा गया तब ना 40 आया। तो हम 10वें पद के योग में से 9 पदों का योग हम घटा लेंगे तब हमारा 10वां पद आ जाएगा। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर अब कह रहा है कि 10वें पद और nवें पद ज्ञात करें। तो nवें पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो nवें पद ज्ञात करने के लिए उसके पीछे वाले में से एक, उसके पीछे के एक पद कम से में घटाएंगे। जैसे यहाँ पर तीसरा पद ज्ञात करना था तो तीसरा पद में से हम दूसरा पद घटाए थे, दूसरा पद का योग, तीसरा पद के योग में से दूसरे पद का योग घटाए थे। तो उसी तरह से अगर n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसके पीछे का एक पद कम n माइनस 1, तो 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, इसके में से अगर हम इसको घटा लेंगे तब हमारा n पदों का nवां पद आ जाएगा, हमारा nवां पद आ जाएगा। हम इसके पीछे से घटाएंगे तब आएगा nवां पद।
तो हम यहाँ पर आपको यही ज्ञात करना है कि यहाँ पर nवें पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करना है तो आप पहले 9वां पद का योग ज्ञात कीजिए और फिर 10वां पद का योग ज्ञात कीजिए और उसमें से घटाइए। तो अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रथम अभी इसको लास्ट में बनाएंगे। प्रथम 9 पदों का योग बराबर S9 इक्वल टू 4 गुना 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 36 माइनस 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ये 5 हो जाएगा और ये 4, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 10 या 10वें पदों का योग, प्रथम 10वें पद का योग 4 गुना 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10वां पद बराबर, तो यहाँ पर समीकरण इसको मान लेंगे, समीकरण यहाँ पर कितना तक हुआ था 4 तक, तो इसको मान लेंगे 5 और इसको मान लेंगे 6, इसको मान लेंगे 6। तो लिखेंगे समीकरण 5 और 6 से 10वां पद बराबर S10 माइनस S9 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस 60 होगा, माइनस 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 25, माइनस कितना आ जाएगा 15 माइनस 15। तो 10वां पद जो है आपका कितना आ गया, माइनस 15 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सीधे बोला कि अब nवें पद ज्ञात करें। तो nवें पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन पदों का योग पहले ज्ञात करेंगे, चूंकि इन पदों का योग बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ पर Sn होगा, Sn। ये समीकरण मान लीजिए 7। पुनः n माइनस 1 पदों का योग Sn माइनस 1 बराबर 4n माइनस 1। जहाँ n है वहाँ पर n माइनस 1 लिखना है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ n था अब वहाँ पर n माइनस 1 लिखना है, माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हमको n पद चाहिए तो उससे पीछे के एक पद जो कम है उसके योग में से हम आगे के पद के योग में से हम घटाएंगे। जैसे हमको 10वां पद ज्ञात करना था तो 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग हम घटाए थे, तभी हमारा 10वां पद आया था, मतलब उससे एक कम। तो यहाँ पर n पदों का योग हम पहले ज्ञात करेंगे, हमको nवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 7 और 8 से, समीकरण 7 और 8 से, तो nवां पद बराबर nवां पद, तो मतलब nवें पद में से एक पद कम को घटाएंगे, तो एक पद कम कितना आ गया, ये आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी आपका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका 10 पदों का योग कब आया, जब 9वें पद के योग में से आप 10वां पद को जोड़ दिए,
तो हम 10वें पद के योग में से हम 9 पदों के योग को घटा लिए तो हमारा 10वां पद आ गया। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपका जो है 9 पदों का योग जो है, 9 पदों का योग जो है मान लीजिए 40 आया, 9 पदों का योग 40, और 10वां पद जो है आपका 2 है, तो 10 पदों का योग कितना हो जाएगा, योग कितना होगा 40 + 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये 9 पदों का योग 40 था और 10वां पद 2 था, तो 10 पदों का योग कितना हो गया 42 हो गया। और हमें 10वां पद ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, 42 में से 40 को घटा देंगे तो फिर हमारा 2 आ जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना 4n - n² माइनस 4n - 1 माइनस n - 1 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4n² माइनस n² माइनस 4 इसमें गुना होगा 4n - 4 माइनस n² माइनस 2n + 1 होगा। अब क्या लिखेंगे 4n² माइनस n², 4n माइनस 4 माइनस अंदर जाएगा तो n² + 2n - 1। अब फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये स्क्वायर नहीं था, 4n माइनस n² माइनस 4n माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस अंदर जाता है तो साइन सभी चेंज हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 4n + 4 माइनस प्लस हो जाएगा n² माइनस 2n + 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 4n कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और माइनस 2n हो जाएगा, 5 और माइनस क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो आपका nवां पद जो है आपका क्या हो जाएगा, nवां पद जो है आपका यही हो जाएगा nवां पद। तो ये देखिए nवां पद है। अब यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए इसको समीकरण हम 9 मान लेते हैं, तो ये nवां पद अगर जो आपको मिल गया तो ये nवां पद मतलब कि तो इसमें nवां पद 5 - 2n ये nवां पद है। तो अगर मान लीजिए कि आपको 10वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह पर 10 रख देंगे तो यहाँ पर 10वां पद मिल जाएगा। जैसे 5 - 2 × 10 = 5 - 20 = कितना -15। देखिए यहाँ पर आपका -15 आया था। देखिए अगर यहाँ पर n की जगह पर 2 लिख देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, 5 - 2 × 2 = 5 - 4 = कितना 1। देखिए आपका दूसरा पद जो है 1 आया था। तो अगर nवां पद आपका दे दिया है इस इक्वेशन में, nवां पद आपका दे दिया nवां पद, तो आपका जैसे ही nवां पद मिल गया तो इसमें n का कोई भी वैल्यू रखिए, मतलब 5वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 5 रख दीजिए, 6वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 6 रख दीजिए, आपका वो पद मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा ये nवां पद, ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको 2-3 बार बना लीजिएगा, समझ में और आसानी से आ जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न में, 12 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम बोल दिया ना तो मतलब कि जो 1 से स्टार्ट हो रहा है 40 तक, बीच से नहीं, योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 से विभाज्य है, इसका मतलब कि वो 6 से कटने वाला होगा। इसका मतलब कि उनके बीच का 2 टर्मों का जो डिफरेंस है वह 6 है, सार्व अंतर क्या है 6 है। यहाँ पर लिखेंगे d बराबर क्या है 6। प्रथम पद क्या है 6 है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और n बराबर कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, तो इस
एसिन बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो S40 इक्वल टू 40/2, यहाँ पर प्रथम पद कितना हो गया 2 गुना 6 प्लस n कितना 40 माइनस 1 और d कितना आ गया 6। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये कट जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 39 गुना 6, तो 20 12 प्लस 54 के 4 हासिल 5 छत्री 18 5 कितना हो जाएगा 23। अब इसमें जोड़ लीजिए, तो 20 गुना कितना हो जाएगा 4 दूनी 6 4 2 6 3 1 4 और ये 2, इसमें गुना कर लीजिए 0 6 3 12 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 2 2 4, ये आपका इतना आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हो सकता है कि 6 का विभाज्य दिया है, हो सकता है कि यहाँ पर लिख दे 8 का विभाज्य 9 का विभाज्य। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जिस चीज़ से विभाजित जो अंक से बोलेगा विभाजित वो प्रथम उसका वही अंक होगा। जैसे 8 से विभाजित बोलेगा तो प्रथम अंक 8, प्रथम पद 8। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये बोला कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। मतलब कि डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा 8, माने 8 से जो विभाज्य होगा तो उनके लगातार दो पदों का सार्वंतर जो होगा 8 होगा। जैसे 16 तो ये 24, इन दोनों के बीच का अंतर 8। प्रथम पद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो दूसरा पद भी क्या हो जाएगा 16 होगा। 15 गुणजों मतलब कि n बराबर कितना रखना है 15 रखना है। n का मान कितना रखना है 15 गुणजों मतलब कि संख्या का होगा 15 का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम रखेंगे n की जगह 15/2, 2 गुना कितना हो जाएगा 8 प्लस 15 माइनस 1 और गुना कितना हो जाएगा 8, और ये 15/2 8 दूनी कितना 16 प्लस 14 गुना 8, 15/2 16 प्लस, अब गुना कर लीजिए 14 गुना 8 कितना हो जाए तो 112, जोड़ लीजिए 15/2 6 2 8 2 1, ये 2 से कटा दीजिए 64, तो ये 15 गुना 64 हो जाएगा। तो 15 गुना अगर आप 64 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 960। गुना कर लीजिए 15 चौको 60 0 हासिल 6 15 6 90 और 6 96। अब चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए 0 और 50 के बीच में सबसे पहले ये आपको ज्ञात करना होगा कि उसके बीच की संख्या कितनी है टोटल। 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का संख्या कितना है। तो 0 और 50 के बीच में अगर देखा जाए तो 0 1 फिर 2 3 4 डॉट 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 49 और 50। तो आपका जो है यहाँ पर विषम संख्या क्या है दूसरा अंक है। तो आपको विषम अगर संख्या लिखना है, इसमें अगर आपको विषम संख्या केवल ज्ञात करना है विषम संख्या, तो आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि एक जो है आपको फर्स्ट टर्म है। संख्या ज्ञात करना है ना, हमको पता ही नहीं है
कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे विषम संख्या। प्रथम विषम संख्या, विषम संख्या कौन है, तो 1 है। प्रथम विषम संख्या आपका 1 है और अंतिम विषम संख्या प्रथम विषम संख्या बराबर 1 है। दूसरा विषम संख्या, विषम संख्या बराबर कितना, 3। अंतिम विषम संख्या 49। तो चलिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, सार्व अंतर बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 मतलब 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो पदों की संख्या n बराबर वाट, n के मान ज्ञात करना, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम संख्या कितना है 49, प्रथम पद कितना 1 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान कितना आ गया 2। इसको इधर भेजेंगे तो घट जाएगा 49 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ये 48 हो जाएगा और ये 2 यहाँ पर भागा में आ जाएगा n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 इक्वल टू कितना n बराबर कितना आ जाएगा 25। मतलब कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का जो संख्या है वो है आपका 25। तो यहाँ पर बोला है कि योग ज्ञात कीजिए, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना हो जाएगा 25/2। प्रथम पद कितना है 2 गुना 0 प्लस, यहाँ पर 1 नहीं रखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद यहाँ पर 1 नहीं रखेंगे इसलिए कि यहाँ पर 0 से पूछ रहा है, सॉरी नहीं, प्रथम पद 1 ही रखेंगे इसलिए कि हमको यहाँ पर यहाँ पर प्रथम पद n होगा, हम विषम संख्या ज्ञात करें ना 1 प्लस 25 माइनस 1 और डिफरेंस कितना 2। हम विषम संख्या ज्ञात करें ना, तो विषम संख्या क्या है, प्रथम 1 है, तो ये 25/2 और यहाँ पे 2 प्लस 24 गुना 2, 25/2 हो जाएगा, 2 प्लस 48, 25/2 गुना 50, ये कट जाएगा, 25 गुना 25 बराबर 625, ये 625 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 14 नंबर कंप्लीट कर दिया। अब आइए 15 नंबर में, 15 नंबर बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार कर दिया। अगर कहा गया कि आप एक निश्चित डेट को आप इस काम को पूरा कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि दे दिया गया कि 10 तारीख को आपको इस काम को पूरा कर देना है, लेकिन अगर इसमें विलंब हुआ तो वो बोल दिया कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, मतलब कि हर बार 50 रुपया ज़्यादा आपको जुर्माना भरना पड़ेगा अगर आपने विलंब किया तो। निश्चित डेट से आपको एक निश्चित तिथि दे दी गई कि इस निश्चित तिथि को आपको इस पूरे काम को कर देना है। जैसे आपको होमवर्क दिया गया कि कल आपको होमवर्क जो है पूरा दिखा देना है, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। तो उसी तरह से इसमें बोला गया कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक।
तो मैंने प्रत्येक बार आपको 50 रुपया अधिक पैसा देना है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी, मतलब टोटल आपको कितना राशि अदा करना पड़ेगा यदि 30 दिन तक विलंब अगर आपका होता है काम। तो यहाँ पर विलंब करने पर जो आपको जुर्माना देना है उस जुर्माने का टोटल रकम कितना होगा वो निकालना है। तो पहला दिन का कितना है, तो 200 रुपया पहला दिन के लिए, दूसरा दिन के लिए कितना है 250 रुपया, अर्थात सार्व अंतर जो होगा आपका, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस जो होगा आपका 50 रुपया होगा। हर बार कितना 50। नंबर ऑफ डे टोटल दिन कितना 30। तो टोटल आपका क्या निकालना है सम, कितने दिन का, तो 30 दिन का निकालना है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए 30/2 2 गुना 200 प्लस n कितना 30-1 और डिफरेंस कितना है 50। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ये कट जाएगा 15 बार में, तो ये हो जाएगा 15 400 प्लस 29 गुना 50। तो ये 15 400 गुना कर लीजिए 0 9 5 45 5 हासिल 4 5 10 4 14। इसको जोड़ लीजिए 15 400 प्लस 1450। तो 15 गुना यहाँ पर हो जाएगा 1850। अब इसको गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक जीरो है तो 0, 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 28 से और 7 27 के साथ हासिल 12 और 12 15 कितना 27। ये आपका इतना रुपया हो गया। मतलब कि एक ठेकेदार को 27,750 रुपया आपको जुर्माना के रूप में देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको फिर से बना लीजिए। चलिए अब देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए बोला गया। उसके लिए क्या हुआ कि टोटल 700 रुपया रखी गई। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए टोटल 700 रुपया रखी गई। मतलब कि टोटल आपका एसएन जो है, सम जो है 700 रुपया है टोटल राशि। कह रहा कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। अगर मान लीजिए प्रथम पुरस्कार की राशि जो है ए रुपया है, तो दूसरे पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी, तो A-20 हो जाएगी। ये बोल दिया कि 20 रुपया जो होगा क्या होगा, कम होगा पिछले की राशि से। 20 रुपया आपको क्या रहेगा, कम रहेगा। इस तरह से टोटल कर रहा है कि आपको 7 गो नगद, तो n बराबर कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पर d कितना हो जाएगा, आपका d का मान जो हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा, सार्व अंतर बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, तो A2 जो है आपका ये हो गया आपका A2 A-20 है, A-20, तो A-20 माइनस कितना A, ध्यान दीजिएगा A कैंसिल, तो कितना -20। सार्व अंतर कितना हो गया 20। तो S7 = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये टोटल कितना है 700 रुपया है। n का वैल्यू कितना 7/2, 2 गुना a हो जाएगा प्लस n का मान 7-1 और डिफरेंस कितना -20। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा है कि तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा, मतलब प्रथम पहले पुरस्कार निकाल लीजिएगा तो दूसरा तीसरा सब पुरस्कार निकल जाएगा। ये गुना हो जाएगा इधर, तो और ये यहाँ पर आ जाएगा भागा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे वाला जो होता है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला जो होता है नीचे आ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -20 गुना 6, ये कट जाएगा 100 बार में, कितना हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 120, ये इधर घट जाएगा
इधर आएगा तो जुट जाएगा 120 इक्वल टू कितना 2a, कितना हो जाएगा 320 बराबर कितना 2a, 320 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू ए, ये कट जाएगा 160, ए बराबर कितना हो जाएगा 160 रुपये। मतलब कि आपका जो प्रथम पुरस्कार होगा 160 रुपया, तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा A2 बराबर कितना हो जाएगा तो a माइनस 20, तो 160 माइनस 20 इक्वल टू कितना 140। फिर इसी तरह से A3 कितना हो जाएगा तो A2 माइनस 20, तो कितना 140 माइनस 20 कितना हो जाएगा 120। तो इसी तरह से आपका 20 कम करते करते आपका कितना टोटल हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, और फिर 60 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा लास्ट में तो आपका 20 आ रहा है। तो ये इतना हो जाएगा टोटल पुरस्कार। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए हम चलते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न 17 देखिए, 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कक्षा 1 का अनुभाग 1 है तो 1 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का 2 अनुभाग है तो 2 पेड़ लगाएगा। सॉरी, कक्षा 2 का 1 अनुभाग है तो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगाएगा, और ऐसे कक्षा जो है 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, तो ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा 1 पेड़ लगाएगा लेकिन 1 अनुभाग, तो 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 जो है उसका 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 2 में भी 3 गो अनुभाग है तो 3 दूनी 6 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 में भी 3 अनुभाग है लेकिन कक्षा 3 पेड़ लगाया था, तितली का 9 पेड़ लगा देगा। तो इस प्रकार जो है चलता रहेगा, और कह रहा है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले प्रथम जो है पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, ये आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर कक्षा 1 का 3 अनुभाग है, 3 अनुभाग है, इसलिए कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 1 बराबर कितना 3। इसी प्रकार कक्षा 2 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 2, 3 गुना 2 होगा, क्योंकि प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, 3 अनुभाग है, और जो कक्षा जैसे 5वां कक्षा है तो 5 पेड़ लगाएगा, 6ठा कक्षा है तो 6 पेड़ लगाएगा, 12वां कक्षा है तो 12 पेड़ लगाएगा। कुल कक्षा यहाँ पर कुल, आप देखिए कक्षा 3 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 3 हो जाएगा, कितना 9 पेड़ हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ जाएगा, कुल कक्षा बराबर कितना है 12, कुल कक्षा 12। तो अब यहाँ पर 12 कक्षा का जोड़ कितना हो जाएगा, और सार्व अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए सार्व अंतर बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, ना दूसरा पद, दूसरा पद मतलब कि 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3।
तो n/2 हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पर वैल्यू रख देना है। 12 को कक्षा है 2 गुना 3 प्लस 12 माइनस 1 गुना 3, ये कट जाएगा 6 12 में तो 6 हो जाएगा, और 6 प्लस 33 6 गुना 39 कितना हो जाएगा 54 की 4 हासिल 5 छतरी 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, माने 200 आपका 34 पेड़ जो है कुल लगाया गया। कुल पेड़ बराबर 234 पेड़ जो है टोटल लगाया गया 1 से लेकर 12 कक्षा तक के सभी अनुभागों द्वारा। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इस तरह से है। कह रहा है कि अर्धवृत्तों को इस तरह से खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसे कि आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बना, मतलब देखिए संख्या कितना है 13, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ये वृत्त खींचा है, वृत्त अगर खींचा है तो किसी वायर के द्वारा एक वृत्त बनाया गया है, किसी वायर के द्वारा, तो उस वायर की लंबाई क्या होगी? तो उस वायर की जो लंबाई होती है इस वृत्त की टोटल परिधि होती है, इस टोटल वृत्त की परिधि। जैसे आप ये भी पढ़े होंगे, एक वर्ग है, इसकी परिधि को, इस परिधि के बराबर एक वृत्त खींचा गया। इसका मतलब कि जो इस वर्ग का परिधि था वही वृत्त का हुआ। क्यों? कि ये जो वर्ग है, एक ये सीधा एक वायर था, इसको मोड़कर हमने वर्ग बना दिया, फिर इसी वायर को मोड़कर हमने क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। तो इसका मतलब कि इस वायर की टोटल जो लंबाई होगी वही इस वृत्त की परिधि भी होगी और यही एक वर्ग की परिधि भी होगी। तो इसी तरह से ये कह रहा है कि जब यहाँ से यहाँ तक मोड़ा गया प्रथम, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? फिर जब ये दूसरा मोड़ा गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? फिर यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा गया तो तीसरी की लंबाई कितनी होगी? ये चौथा गया तो चौथा की लंबाई कितनी होगी? इसी तरह से सबको जोड़कर टोटल लंबाई कितनी होगी, जबकि टोटल 13 गो अर्धवृत्त है। तो हम क्या करेंगे कि पहला वृत्त का अर्धवृत्त ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे वृत्त का अर्धवृत्त ज्ञात करेंगे, पहले अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे, फिर तीसरे अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे। इस तरह से 13 अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा हमको समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमको जोड़ने का एक फार्मूला मिल गया है, SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर हम अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो 13 अर्धवृत्तों की जो सर्कल की कुल लंबाई होगी वो हमको आसानी से मिल जाएगा। और टोटल संख्या क्या कर दिया है? 13 बोल दिया है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि प्रथम अर्धवृत्त जो है उसकी लंबाई ज्ञात करना है, फिर सार्व अंतर ज्ञात करना है और इसमें वैल्यू रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम अर्धवृत्त की परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है? प्रथम अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर कितना? 0.5 सेंटीमीटर, माने सेमी सर्कल है। जो प्रथम सेमी सर्कल है उसकी रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, इसका परिधि क्या होगा, सरकमफ्रेंस कितना होगा? तो C = क्या होगा? 2πr/2 होगा, इसलिए कि सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का
परिधि आपका क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि यहाँ पर लिख लीजिए, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr/2 इक्वल टू पाई आर। इस बात को ध्यान रखिएगा, पाई आर। तो अब पाई तो कांस्टेंट है, इसको ज्यों करते हैं छोड़ दीजिए। यहाँ पर बोला है 22/7 रखने के लिए, लेकिन हम बाद में रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे। आर कितना 0.5, तो यहाँ पर 0.5 पाई सेंटीमीटर आ गया। ये पहला अर्धवृत्त का परिधि आया, माने पहला अर्धवृत्त की लंबाई आया। दूसरा अर्ध वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है 1.0 सेंटीमीटर। तो इसका अर्धवृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगा 2πr/2 इक्वल टू पाई आर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका आर, पाई गुना 1.0 पाई, ये सेंटीमीटर है। अब सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर बराबर कितना A2 माइनस A1। तो दूसरा पद कितना हो गया 1.0 पाई सेंटीमीटर माइनस 0.5 पाई सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर। ये आपका सार्व अंतर आ गया। तो जब सब कुछ आपको मिल गया तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आसानी से बन जाएगा। तो प्रथम कितना हो जाएगा 0.5 पाई, n कितना है 13 माइनस 1, और आपका सार्व अंतर कितना है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से छोटा पड़ रहा है, यहाँ पर रख लीजिए। तो अब यहाँ पर रख लीजिए S13 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर रख लीजिए। कितना हो जाएगा 13/2, 2 गुना 0.5 पाई प्लस n का मान 13 माइनस 1, डी का मान कितना 0.5 पाई। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 13/2 इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.0 पाई प्लस ये 12 हो जाएगा गुना 0.5 पाई, ये 13/2, ये 1.0 पाई प्लस 12×5 = 60 पाई हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 13/2 गुना 6/1 कितना हो जाएगा 7.0 पाई। अब यहाँ पर चूंकि पाई बराबर कितना रखना है 22/7। अब यहाँ पर पाई का मान रख लीजिए, 13/2 गुना 7.0 गुना 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से यहाँ पर 11 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 गुना 11 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 3 14, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। टोटल 13 अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई 143 सेंटीमीटर। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको केवल समझना है कि यहाँ पर परिधि के मान कैसे निकालें। अब इसी तरह से हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 200 लट्ठों को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा गया। तो देखो टोटल जो है 200 है, मतलब कि आपका सम मिल गया, एन बराबर कितना 200। ठीक, कह रहा है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में 200 लट्ठे हैं। तो मान लीजिए कि वही हमारा क्या है प्रथम पद है, A1 बराबर कितना 20। फिर उसकी अगली पंक्ति में जो है 19 है, तो A2 बराबर मान लीजिए कितना 19। A3 बराबर अगले पंक्ति में A3 बराबर कितना है 18। तो कह रहा है कि ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे जाएंगे, मतलब कि आपका संख्या n बताना है कि पंक्ति की संख्या कितनी होगी। और कह रहा है कि तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं। देखिए ऊपरी पंक्ति में पूछ रहा है, मतलब कि
यहाँ पर क्या था कि A1 A2 डॉट 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 ऐसे था कि यहाँ 20 19 और 18 ऐसे था। लेकिन मैंने क्या किया कि अंतिम से लिया है, अंतिम से ही हमने अंतिम वाले को ही हमने क्या मान लिया है, A1 मान लिया है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि हमने आसान बनाने के लिए अंतिम वाले को ही क्या ले लिया है, A1 ले लिया है। हम अंतिम से गिन रहे हैं तो लास्ट तक जाने में हमारा कितना लठ बच जाएगा, लास्ट पंक्ति में हमारा कितना लठ बच जाएगा, उसकी वैल्यू पता करना है कि हमारी टोटल पंक्ति की संख्या कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब सार्वंतर कितना हो जाएगा, D बराबर तो A2 माइनस A1, तो 19 माइनस 20 बराबर कितना होगा, -1। अब रख लीजिए एसएन के फॉर्मूला पर, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको एसएन पता है 200 है, n/2 2 गुना 20 प्लस n का मान पता नहीं है, ज्ञात करना है, और d का वैल्यू -1 है। अब ये इधर चला जाएगा तो 200 गुना 2 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस है और ये प्लस, ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और n-1 ये 400 इक्वल टू n हो जाएगा, ये 40 माइनस n प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 400 इक्वल टू n 40 एक 41 हो जाएगा, एक जुट जाएगा, 41 माइनस n। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n 41 माइनस n², इसको सीधा कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका द्विघात समीकरण। तो अब आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण तोड़ना होगा और यहाँ से n का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला था कि यहाँ पर जो है 1 छिपा हुआ है, तो इससे गुना करते हैं 400 में तो 400 ही आया। अब 400 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आपका 41 आ जाए और गुना करने पर 400 आ जाए। तो n² माइनस 16n माइनस 25n अगर करते हैं तो 41 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा, इक्वल टू कितना, 0। n कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, n देखिए ये 16 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो -41 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। n कॉमन है, n-16, यहाँ पर भी क्या कॉमन है, -25, तो n-16 बच जाएगा। अब यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, n-16 कॉमन लीजिए। अब क्या बच जाएगा, ये n बच जाएगा, ये माइनस यहाँ पर 25 होगा, -25 बच जाएगा, इक्वल टू कितना, 0। अब तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर n-16 बराबर 0 हो जाएगा, और n-25 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए ये n का मान 2 आ गया, n का मान कितना आ गया, 2 आ गया, n बराबर 16 आ गया, और यहाँ पर n बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ पर n का मान 16 भी आ गया, n का मान 25 हो गया। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा टोटल जो है पंक्ति की संख्या 25 होगा या 16 होगा। तो हम क्या करेंगे कि अंतिम पद का जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम ज्ञात करेंगे कि लास्ट पंक्ति में हमारा कितना लठ बच रहा है। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इससे हमारा डिसाइड हो जाएगा कि हमारा टोटल पंक्ति की संख्या या तो 16 होगा या 25 होगा। तो यहाँ पर an इक्वल टू a का मान कितना, 20 प्लस n मान 25 -1, d का मान कितना, -1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 प्लस ये इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 24,
और गुना कितना है -1। अब देखिए 20 और ये -24 हो जाएगा तो कितना हो गया -4। तो ध्यान दीजिएगा -4 लठ की संख्या नहीं होगा, संख्या माइनस में नहीं आएगा। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः n बराबर 25 संभव नहीं है, संभव नहीं है। n बराबर क्या है 25 संभव नहीं है, इसलिए कि 25वीं पंक्ति में क्योंकि 25वीं पंक्ति में लठों की संख्या जो है संख्या -4 है, जो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कुल यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या 16 होगा। और कितना होगा प्रथम पंक्ति में, तो यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, तो 20 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 15 गुना -1, तो 20 माइनस 15 इक्वल टू कितना 5। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में अतः सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में लठों की कुल संख्या बराबर कितना है 5। ये आपका आंसर। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए अब हम चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पर एक बाल्टी रखा हुआ है, इसमें आलू है। कह रहा है इसमें आलू डालना है, यहाँ पर आलू रखा गया है और यहाँ पर 10 गो आलू बाहर रखा गया है। यहाँ पर ये 1 2 इस तरह से आलू रखा गया है। और ये जो है एक लड़की ये दौड़ रही है, बारी बारी से एक आलू उठाती है और इस बाल्टी में लेकर रखती है, फिर एक आलू उठाती है, फिर रखकर रखती है। तो कह रहा है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखे पर 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखे पर 10 आलू रखा है। n बराबर कितना आपका 10 होगा, n बराबर 10। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उससे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। ध्यान दीजिएगा, जो बाल्टी के निकट है, जो पहला निकट आलू है 5 पर, फिर दूसरा है 8 पे, फिर तीसरा है 11 पे, तो ये निकट वाले ही उठाकर बारी बारी से रख रही है, फिर जा रही है, फिर रख रही है, फिर जा रही है। ऐसा नहीं कि ये दौड़कर फिर लास्ट वाले में गई, लास्ट वाले में यहाँ पे, फिर लास्ट वाले से उठाई, ऐसे नहीं। ये सीरीज में एक जा रही है और आलू को उठा रही है और बाल्टी में रख रही है। ये प्रतियोगिता में एक रूल बनाया गया है कि आपको बाल्टी के जो निकटतम आलू है उसी को उठाकर बारी बारी से रखना है। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस जाती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी पूरी दौड़नी पड़ेगी, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दिया है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि बनाना कैसे है, ठीक। चलिए प्रतियोगी, देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रतियोगी द्वारा प्रथम निकटतम आलू
आलू उठाकर वापस बाल्टी में डालने पर तय की गई कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 2 हो जाएगा बराबर 10। क्योंकि वो बाल्टी से गई आलू के पास तो 5 मीटर और फिर यहाँ से उठाकर बाल्टी में लाकर डाली तो 5 मीटर, तो 5 और 5 कितना 10 मीटर की इन्होंने डिस्टेंस तय किया। ध्यान दीजिएगा, ये बाल्टी के पास खड़ी थी, ये बाल्टी से गई आलू के पास, उसने उठाया 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर यहाँ से आलू को उठाई और वापस बाल्टी में रखने के लिए आई तो 5 मीटर की दूरी तय की, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 हो गया। पुनः अब फिर प्रतियोगी वहाँ से बाल्टी के पास से आती है, पुनः यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रतियोगी द्वारा दूसरा निकटतम आलू उठाकर वापस बाल्टी में डालने पर तय की गई कुल दूरी बराबर 5 + 3 गुना 2 इक्वल टू कितना? 8 गुना 2 हो जाएगा बराबर 16 मीटर। ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि प्रत्येक अगला आलू जो है 3 मीटर अधिक दूरी पर रखा गया है। तो पहला 5 था तो दूसरा कितना 8 पर है, तो फिर 8 मीटर यहाँ से गई बाल्टी से दूसरे आलू उठाने के लिए, यहाँ 8 मीटर की दूरी तय की, फिर यहाँ से वापस बाल्टी में रखने गई तो 8 कितना 16 मीटर की डिस्टेंस उन्होंने तय किया। तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा? सार्व अंतर बराबर कितना हो जाएगा? तो 16 - 10 इक्वल टू कितना 6 मीटर का। तो सम अब ज्ञात कर लीजिए, टोटल कितना आलू है? तो यहाँ पर टोटल जो आलू है आपका, यहाँ पर बोला है आपको टोटल 10 आलू है, 10 आलू है। तो 10 आलू को उठाकर यहाँ पर वापस रखने में टोटल डिस्टेंस कितना है? 2a + n - 1 × d। यहाँ पर रख लीजिए, बहुत ही आसान है। n कितना 10/2, 2 गुना यहाँ पर 10 + 10 - 1 गुना 6, ये कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कट जाएगा 5 बार में तो ये 5 हो जाएगा। ये 20 + 9 गुना 6 कितना हो जाएगा 5, तो 20 + 54, इसको जोड़ दीजिए, 5 गुना कितना हो जाएगा 74, 4 दूनी 8, 7 × 5 = 35। तो इन्होंने टोटल जो है कितना दूरी तय की? ध्यान दीजिएगा, टोटल इन्होंने दूरी जो तय किया, सॉरी 5 के 20 कीजिए, ओ यहाँ पर हो जाएगा 370 मीटर। तो इन्होंने टोटल डिस्टेंस जो है 370 तय किया। बहुत ही आसान है, पहले आप प्रथम पद ज्ञात कर लीजिए, फिर दूसरा पद ज्ञात कर लीजिए, फिर सार्व अंतर ज्ञात कर लीजिए और इस फार्मूला पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.3 के सभी प्रश्नों को बताया है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं 5.4 में। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम अगले वीडियो में उस प्रश्न को समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।